हेलो, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नचिटेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप सब मेरे साथ जुड़कर अपने मध्यकालीन भारत की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको हिस्ट्री को समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप मेरी क्लास पे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अभी मेडिवल इंडिया की 2-3 क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं, तो कोशिश कीजिए उन क्लासेस को भी जाके देखें, क्योंकि वो ज़रूरी हो जाता है। अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो आप सीधे खिलजी या तुगलक कैसे या तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए ना कि उसकी रूपरेखा क्या थी, कैसे दिल्ली सल्तनत जो है गजनवी से लेके गौरी से लेकर के ऐबक से लेकर के इल्तुतमिश और बलबन तक चला। तो इन सब की पृष्ठभूमि स्टूडेंट जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि दो जो वीडियोस हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग क्या करें, उसे जाकर देखें। आज हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है 1206 से लेकर के 300 सालों का जो ये इतिहास है, इसमें लगभग 5 डायनेस्टी जो है वो रूल करती है। पहले हम लोग ममलूक देखें, उसके बाद जो है बलबनी ममलूक डायनेस्टी था। अब हम लोग खिलजी पढ़ेंगे, खिलजी के बाद तुगलक करेंगे, सैयद करेंगे, लोधी करेंगे, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज की जो आपकी क्लास है, बिना समय गवाए इतना बताना चाहती हूँ कि आज आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास को बहुत ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, और कहीं भी कोई दिक्कत आप लोगों को हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपने मैसेज जो है इनबॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए, दिल्ली सल्तनत 1290 से लेके 1320, इससे पहले जो 1206 से लेके 1205 तक का 1206 से 1290 तक का इतिहास मैंने करा दिया है आपको। अब आगे देखते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। दिल्ली सल्तनत, खिलजी। जब भी खिलजी बोला जाता है तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी आप लोगों को ध्यान में आता है। फिल्म भी बनी पद्मावत, और जो है उसमें अलाउद्दीन खिलजी को जिस तरह से दिखाया गया, उसको लेकर के भी लोगों में बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर। तो खैर, फिल्म में तो क्या है, मसाले वसाले दे करके बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं ताकि लोगों को दिखाया जा सके। बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा दी जाती हैं। खैर, ओवरऑल क्या है वो तो आपको इतिहास ही बताता है कि उस बंदे की पर्सनालिटी कैसी थी, अच्छा था, बुरा था, जैसा था। तो हम लोग इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं ना। तो आज आपको एक्चुअली पता भी चलेगा कि हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस क्लास में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उसने बहुत सारे चेंजेस किए थे, बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, आर्थिक सुधार किया, सैनिक सुधार किया, बहुत सारे युद्ध लड़े, उसके समय साम्राज्य विस्तार हुआ, सल्तनत जो है दक्षिण की तरफ पहुंचा। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो इस क्लास में ज़्यादातर बातें आज अलाउद्दीन खिलजी की होंगी। तो अगर आप लोगों को जानने का मन भी है कि अलाउद्दीन खिलजी कैसा था और इसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, तो इससे भी आपको कुछ एक अंदाज़ा हो जाएगा। अंदाज़ा क्या, फिल्म से तो बेहतर ही आपको एक इतिहास उसके बारे में पता चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खिलजी वंश की स्थापना कब होती है स्टूडेंट, 1290 में होती है। और अभी तक जो आप लोगों के दिमाग में एक चीज समझ में आई थी, वह क्या है, वह था कि सुल्तान जो है वो सबसे प्रमुख है, उसकी सहायता करने वाला कौन है, वजीर है, और उसके जो है ऑफिसर्स जो हैं वो उसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अब हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, जब और इसमें जो ये ऑफिसर्स हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें खासकर जो तुर्क मूल के जो थे, दो तरह के थे, एक तुर्की थे और एक गैर तुर्की थे। 1290 से पहले स्टूडेंट जो गैर तुर्क नस्ल के थे, जाति से थे, उनको बहुत अहमियत नहीं दी जाती थी। 1290 में जब जलालुद्दीन खिलजी क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी सत्ता में आता है 1290 में, तो इस तरह से हम देखते हैं खिलजी वंश की स्थापना होती है। और ये जो है जलालुद्दीन खिलजी का पावर को क्या करना, ग्रैप्स करना, ये एक सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब क्या होने वाला है स्टूडेंट, इसलिए क्योंकि अब राजवंशीय परिवर्तन भी हो रहा है। आपको मालूम है कि जो बलबन का जो पोता था कैकूबाद, उसकी हत्या कर दी गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो हमने देखा जैसे शमसी यानी कि इल्तुतमिश के जो लोग थे, उनकी जनरेशन की हत्या और सारी चीज़ें कॉन्स्पिरेसी जो है बलबन के द्वारा की जाती है। बलबन एक नया वंश स्थापित करता है, लेकिन वो ममलूक में ही आता है। लेकिन अब क्या है, अब जब खिलजी वंश के लोग आ गए
तो उन्होंने बलबन यानी जो उससे पूर्व के जो सुल्तान थे यानी बलबन और उसकी जो नस्लें थीं उन सभी को क्या किया, इन लोगों ने अच्छे अच्छे पोस्ट से हटाना शुरू किया, उनकी हत्याएं कर दी गई। अब जो है खिलजियों को, और मैंने आपसे कहा कि इससे पहले जो इतने भी सुल्तान हो रहे थे ज़्यादातर उसमें क्या था स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने चालीसा के बारे में पढ़ा, तो चालीसा में कौन थे ज़्यादातर, चालीसा बेसिकली था जो तुर्क ऑफिसर्स थे, वो उन्हीं का एक ग्रुप था जिसको इल्तुतमिश ने क्रिएट किया था। तो एक तरह से उनको प्रमुखता दी जाती थी, शासन में उनका वेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन 1290 में जब जलालुद्दीन खिलजी सत्ता में आता है और उसने जो है किलोखरी में अपना जो है क्या किया, जो है अपने आप को शासक घोषित करवाया, जो कि बलबन का जो पोता था कैकुबाद उसी के महल में अर्धनिर्मित था, उसी में करवाया। तो एक तरह से वो सत्ता परिवर्तन हुआ स्टूडेंट। अब जो है बलबन का जनरेशन खत्म हुआ, अब किसका आ रहा है, खिलजी का आ रहा है। और ये सब खिलजी कौन थे, यह भी टर्क्स थे लेकिन उस तरह के टर्क्स नहीं थे, है ना। ये लोग फ्रंटियर यानी कि जो सीमांत प्रदेश में जो अपॉइंट किए जाते हैं कमांडर, उस तरह के कमांडर थे। अगर जातीय नस्लीय श्रेष्ठता की बात की जाए तो उस तरह का उनको प्योर नहीं माना जाता था, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक हिस्टोरियन है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रोफेसर मोहम्मद इरफान हबीब। इन्होंने कहा है कि खिलजी जो है, जो एक वंश परिवर्तन हो रहा है, एक तरह से ये क्या है, क्रांति है। क्रांति किस सेंस में, क्योंकि अब जो है गैर तुर्कों को क्या मिलेगा, प्रमुखता दी जाएगी, शासन में इनकी भागीदारी जो है सुनिश्चित होगी, इसीलिए कहा है। और एक चीज और याद रखिएगा, 1290 से लेकर के 1320 के बीच में इन्होंने शासन किया है। तो आप देख रहे हैं लगभग कितने साल का इतिहास रहा, लगभग 30 साल का इतिहास है स्टूडेंट। और ये जो है मतलब जितनी भी डायनेस्टी, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी रूल करेंगे 300 साल, उसमें सबसे कम पीरियड के लिए कोई डायनेस्टी आती है, कोई वंश आता है, तो यही था। मैंने आपको बताया कि अब तुर्की अमीर का क्या होगा, सत्ता पर एकाधिकार जो है खत्म हो जाएगा, तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जलालुद्दीन का राज्यारोहण जो है मध्यकालीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में क्रांति का एक प्रतीक माना जाता है। अब हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम था इनको। और जलालुद्दीन, एक चीज और बता दूं, ये एक कमांडर थे, बलबन के टाइम पे कमांडर थे, उनके पोते के टाइम पे भी ये कमांडर थे। उनका जो पोता था कैकुबाद, उसने जो है जलालुद्दीन खिलजी को क्या किया था स्टूडेंट, शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। और बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन क्या था, कैकुबाद जो था वह योग्य नहीं था, सक्षम नहीं था, लोग उससे के समय असंतोष से भर गए थे। तो जो दिल्ली के अमीर थे उन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या दिया, अपना समर्थन दिया। और इसी के बाद हम देखते हैं जलालुद्दीन जो है अधिकार सिंहासन पर कर देता है, कैकुबाद की हत्या कर दी जाती है। और मैंने बताया इसके क्या नाम, इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी और इसे आरिज़े मुमालिक यानी कि सेना के मंत्री का पद दिया था। यानी कि सुल्तान, इससे पहले कि ये सुल्तान बनता है, एक बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे था और राजा के बहुत ही करीब था। कैकुबाद ने इसे किसका, शाइस्ता खां की उपाधि भी दी थी। मैंने बताया कि इसके द्वारा बनाया गया एक महल था जिसे किलोखरी कहते हैं, इसी में इसने अपना राज्याभिषेक 13 जून 1290 को करवाया था। दिल्ली सल्तनत का यह एक ऐसा पहला शासक था जिसकी आंतरिक नीति जो थी दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण भी अपनाया था। दिल्ली सल्तनत में हम ये पहला शासक है। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे लोदी के टाइम पे भी ये चीज़ें आती हैं, बहलोल लोदी वगैरह के टाइम पे, मगर अगर अभी हम बात करें तो ये पहला शासक था जो दूसरों को प्रसन्न, यानी कि ये चाहता, एक तो ये बहुत वृद्ध था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था वो बहुत ही वृद्ध था और वो नहीं चाहता था कि बिना मतलब का क्या किया जाए, लड़ाई झगड़ा किया जाए। और इसीलिए जो है इसको कहा जाता है कि मतलब शांतिपूर्वक नीति रखता था। कई सारे इसके समय विद्रोह हुए, हाजी मौला का विद्रोह हुआ, तो बहुत सारे, मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ तो माफ कर दिया, बहुत सारी चीजें हुई थी इसके समय। इनके समय जो एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है, इन्होंने भारतीयों को जो है, इंडियंस जो थे उन्हें जो है उच्च पद पर अब नियुक्त करने की परंपरा शुरू हो जाती है। इसीलिए मैंने इसे मैंने नहीं, इसे कई इतिहासकारों ने क्या कहा है, एक क्रांति की संज्ञा दी है। जलालुद्दीन ने तुर्कों और गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को, देखिए
तुर्कों को तो शामिल किया ही, गैर तुर्क थे उनको भी शामिल किया, और भारतीय मुसलमान थे उनको भी शामिल करके एक सम्मिलित शासन चलाया स्टूडेंट। और इसके द्वारा जो है इसका ये थोड़ा लिबरल अप्रोच का भी इंसान था। इसका मानना था कि भारत कभी भी जो है, इस समय जो उलेमा वर्ग था, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि उलेमा वर्ग का बड़ा प्रभाव होता था, बड़ा इंटरफेयरिंग नेचर था उनका। तो वो हमेशा शासक को कन्विंस करने में लगे रहते थे कि आप लोग क्यों नहीं एक शरियाई स्टेट बनाते हैं। तो इसका बड़ा सही कहना था, ये कहता था कि भारत का कोई भी राज्य सही अर्थों में इस्लामी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर धर्म को मानने वाले लोग हैं वो क्या हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं, और हम लोगों को फोर्सफुली ये काम नहीं करना चाहिए। तो जलालुद्दीन जो है वह यह प्रयास करता है। ये एक्चुअली फोटो है या नहीं है, मतलब एक प्रतीकात्मक फोटो है, ऐसा ही नहीं मान लेंगे आप, है ना। तो अब देखते हैं इसके समय जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी, इस समय मुसलमानों का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण होता है, और यह किस पे हुआ, रामचंद्र देव पर हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जो कि इसका भतीजा था उसके नेतृत्व में किया गया था। विद्रोहियों के प्रति जलालुद्दीन जो है बहुत ही कमजोर नीति अपनाता था। वह अक्सर कहा करता था कि मैं एक क्या हूँ, वृद्ध मुसलमान हूँ, यानी कि बूढ़ा मुसलमान व्यक्ति हूँ, और मैं मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना चाहता हूँ, या मेरी आदत नहीं है। एक्चुअली क्या था, बहुत सारे जो कमांडर्स हैं, बहुत सारे इक्ता जो है प्रांत जो बने हुए हैं, तो उस पर जो इक्तादार पॉइंट किए गए थे उसमें ज़्यादातर मोस्टली क्या थे, सब हिंदू मुस्लिम ही थे। तो जब वो लोग इस तरह से विद्रोह करते थे तो ये बड़ा पोलाइटली उनको डील करता था। अगर दूसरा कोई और होता, जैसे बलबन होता, अलाउद्दीन खिलजी होता, तो माना जाता है कि वो अलग तरीके से रिएक्ट करते, लेकिन यह जो है मारने वारने पर बात नहीं रहती थी। इसका स्टेटमेंट है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसका ये स्टेटमेंट है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है उसका मानना था। इसी के समय हम देखते हैं जलालुद्दीन के समय लगभग 4000 मंगोल जो थे, भारत इस समय तक, आपको मालूम है इल्तुतमिश के टाइम से ही मंगोल आक्रमण जो है उसका भय चल रहा था, और ये लगातार बढ़ते जा रहा था। बलबन के टाइम पे तो उसका जो बेटा था मोहम्मद, वो मंगोल आक्रमण के दौरान ही मारा गया ना, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर। तो इस समय मंगोल आक्रमण बहुत हो रहे थे, और इस समय जो दिल्ली पेरिफेरल एरिया है, यहाँ पर लगभग 4000 मंगोल जो थे उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है स्टूडेंट, और इनको दिल्ली के निकट मुगलपुरा में जो है बसाया गया, जो कि क्या कहलाए, नवीन मुसलमान कहलाए। मंगोलपुरी जो दिल्ली में अभी फिलहाल एरिया है वो मंगोलपुरी ही उस समय क्या था, मुगलपुरा था। 19 जुलाई 1296 को ये डेट है जिस दिन जलालुद्दीन क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कहाँ गया था, वह साउथ गया था, और वहाँ पर जो है वहाँ के जो शासक थे उनसे बड़ा धन संपत्ति लेकर के आया था रामचंद्र देव से। तो ये जो है बड़ा खुश हुआ जब इसने सुना, तो ये अपने भतीजे से मिलने कड़ा, जो वर्तमान में इलाहाबाद का आपका क्षेत्र पड़ता है, वहां पहुंचा और उसके मिलने गया अलाउद्दीन से, उसको बधाई देने गया। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, अलाउद्दीन ने जो है षड्यंत्र पूर्वक जो है उसकी हत्या कर दी, और कड़ा में ही यानी कि इलाहाबाद में ही खुद को क्या किया, शासक घोषित कर दिया। तो अब हम देखेंगे अलाउद्दीन का राज 1296 से 1316 के बीच में क्या अलाउद्दीन खिलजी की क्या चीज थी। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से जो शमसी सुल्तान थे, ममलुक सुल्तान थे, उनके बाद कौन आते हैं, खिलजी आते हैं। और खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी जो पहले क्या था, ऑलरेडी कमांडर था उनका, बाद में वो क्या बनता है, शासक बनता है, और किस तरह उसकी पॉलिसीज थी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी पर। देखिए क्या होता था उस समय, जो भी शासक बनता था स्टूडेंट, वह क्या करने लगता था, उसको हमेशा डर होता था कि अब क्या है कि वो तो सत्ता, जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी जो है वह बलबन के वंश को खत्म करके आया, तो वो क्या कोशिश करेगा कि जो बलबन के पोता दम और ये सब हैं, बेटा वोटा जो भी है, उनको खत्म कर दिया जाए। अलाउद्दीन जब आया तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने किसको, जलालुद्दीन को मारा था। तो जलालुद्दीन की फैमिली, जो उसका बेटा था अरकली खां, उसकी हत्या करवा दी। उसके बाद जो बलबन के जो कुछ बचे हुए थे वंशज में से, उनको मारा।
तो इस तरह से इसने जो है बहुत बड़ा नरसंहार किया और जो है हम देखते हैं इसने पूर्व सुल्तान के पुत्र अरकली खां और उसके परिवार के समस्त सदस्यों का कत्लेआम करवा दिया। उसके बाद जो है इसने बलबनी फिर जलाली इन सभी अमीरों को क्या कर दिया, जड़ मूल से नष्ट कर दिया। और जो इसका नाम था, इसका अलाउद्दीन खिलजी नाम नहीं था, इसका नाम क्या था, अली गुरशप। आपसे पूछा जाता है, अली गुरशप इसका नाम था। इसकी उपाधि थी खलीफा ए नायब, सिकंदर द्वितीय और सिकंदर ए सानी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने जो है ये एक साम्राज्यवादी क्या था, शासक था। साम्राज्यवादी शासक हम किसे कहते हैं? हम उस शासक को कहते हैं जो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है बहुत बड़े तरीके से, तो इसलिए इसे साम्राज्यवादी शासक भी कहा जाता है। स्टूडेंट हम देखते हैं इसके समय एक चीज आप और नोट करेंगे, इसके समय बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके समय आप देखेंगे कि एक तो क्या होता है, मंगोलों का अटैक होता है बहुत सारा, और इसके अलावा जो है बहुत सारे विद्रोह भी होते हैं। तो इन परिस्थितियों में इसकी जो नीति रहती है, हम देखते हैं इन विद्रोहों से, जो विद्रोह हो रहे थे इसके खिलाफ, उससे लड़ने के लिए जो है इसने कई सारे उपाय किए और ये उपाय भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। इसने क्या किया, इस समय जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, उनके द्वारा जो है वजीफा और उपाधियां और लैंड्स वगैरह दिए जाते थे अमीरों को, ऑफिसर्स को। इसने कहा कि ऐसा है कि ये सारी जो आप लोगों को गिफ्ट में दिए गए हैं लैंड वगैरह, संपत्ति वगैरह, वो सब क्या करेंगे, हम छीन लेते हैं। फिर इसने जो है गुप्तचर विभाग का गठन किया। ये गुप्तचर विभाग का स्पेशली काम ही ये होता था कि वो ऑफिसर्स पर ध्यान रखे, ये किनके साथ उठ रहे हैं, किनके साथ बैठ रहे हैं, जो शासक है उसके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखना एक्चुअली जो है गुप्तचर, और किसी तरह का विद्रोह करने की आशंका तो नहीं है, तो ये सारा मॉनिटरिंग करने का काम था इनका। तो इस समय जो ऑफिसर्स थे वो बड़े डर गए, क्योंकि एक तो उनको जो लैंड्स दी गई, संपत्तियां दी गई जो, तो इसने कहा कि आप तो पहले वापस करें, हम क्या करेंगे, खालसा भूमि में सम्मिलित कर लेंगे। खालसा क्या होता है, खालसा होता है राजकीय भूमि होती है, तो उसको जो है इन्होंने अपने में ले लिया। इसके अलावा मद्य निषेध, जैसे अभी बिहार में मद्य निषेध का कानून है, बहुत कड़े तरीके से फॉलो भी हो रहा है, और बार बार पुलिस जो है, लेकिन पीने वाले भी बाज नहीं आते हैं, तो बार बार पुलिस जो है दौड़ी जाती है उनके पीछे, है ना। तो मद्य निषेध जो है इसने ऐसा क्यों किया, इसका मानना था कि ये सब शराब पीने के लिए बैठते हैं और बीच में क्या करते हैं, सर किस तरह से शासक को उतारा जाए और हटाया जाए और मार दिया जाए, यही सब करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, मद्य निषेध करो। तो अलाउद्दीन ने मद्य निषेध लागू किया और अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि एक अमीर दूसरे अमीर से नहीं मिलेगा, और अगर मिल रहा है तो हम मॉनिटरिंग करेंगे, इनके जो वैवाहिक संबंध हो रहे हैं कहीं षड्यंत्र के हिस्से तो नहीं है। तो इन सब चीजों पे बड़ा बारीकी से उसने क्या किया, ध्यान रखा है। स्टूडेंट अगर हम बात करें मंगोल अटैक की, मंगोल का अटैक सबसे ज्यादा इसी के समय होता है, 6 बार होता है। स्टूडेंट अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई, और इसी के कारण जो है इसने 1304 में श्रीनगर की स्थापना कहाँ की, दिल्ली में की। आप कभी गए होंगे साउथ दिल्ली में जो है वहां पर एक लेक है और फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है ना, तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो वो पूरा एरिया ही क्या अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था, स्टूडेंट एस्टेब्लिश किया था। इसके समय इसकी सफलता का एक और बहुत बड़ा कारण था कि इसको कमांडर्स बड़े अच्छे अच्छे मिले थे। अब आप देखिए नुसरत खां, आलू खां, जफर खां, ये सभी क्या थे, अकद खां, ये सभी बड़े बड़े कमांडर थे। आपने मलिक कफूर के बारे में भी सुना होगा जिसने दक्षिण विजय की, तो इसके पास बहुत अच्छे अच्छे कमांडर्स भी थे। अब हम अगर इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करें कि इसके, मैंने आपको बताया कि जलालुद्दीन के समय ही सबसे पहले मुसलमान कहाँ गए, दक्षिण भारत पहुंचे। तो दक्षिण भारत में जब पहुंचे, और अलाउद्दीन जो था पहला शासक था स्टूडेंट, राजरोहन के साथ ही हम देखते हैं कि इसके राजरोहन के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का क्या हो जाता है, सूत्रपात हो जाता है। इससे पहले तक जो शासक रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने देखा कि चाहे ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, ये सारे स्ट्रॉन्ग शासक तो हैं, लेकिन क्या है, दिल्ली सल्तनत इस समय बहुत ही इनिशियल फेज में था, अपने प्रारंभिक दौर में था। तो इनको शुरुआत में क्या करना था, शुरुआत में खुद को ही स्टैब्लिश करना था मजबूत तरीके से जहां पर ये हैं। इसीलिए इन लोगों ने साम्राज्य विस्तार पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। एक्चुअली दिल्ली सल्तनत में साम्राज्य विस्तार का दौर शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से, और हम देखते हैं क्योंकि यह एक साहसी व्यक्ति था, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था,
और जब यह कड़ा का सूबेदार था तो इसने किस पे 1292 ईस्वी में ही मालवा पर आक्रमण किया था, वहां के भूलसा नगर को लूटा था और वहां से बहुत बड़ी संपत्ति जो है इसने इकट्ठी कर ली थी। अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मणिकपुर में ही सुल्तान घोषित किया था, जैसा कि अभी मैंने स्टोरी बताया कि उसके चाचा जी गए थे मिलने के लिए, लेकिन चाचा जी की ही क्या कर दी, हत्या कर दी। तो ये मामला जो है, और वहीं पे अपना राज्याभिषेक करा लिया बलबन के लाल महल में। दिल्ली में फिर वहां पे तो कराया है, फिर दिल्ली लौटा, दिल्ली में बलबन का महल है, लाल महल, वहां पर उसने अपना राज्याभिषेक कराया। इसके समकालीन जो थे लेखक वह अमीर खुसरो थे और इसामी थे। दोनों ने इसे एक भाग्यवादी व्यक्ति का, यानी कि बड़ा लकी टाइप का आदमी था ये। अपने बहुत सारे युद्ध इसने किए और साम्राज्य विस्तार हुआ। आधुनिक पंजाब, सिंध और उत्तर प्रदेश का जो था ये सभी क्या हो गए, केंद्रीय शासन के नियंत्रण में आ गए। स्टूडेंट हम देखते हैं अधिकांश जो आपका मध्य भारत है, जिसमें चंदेरी है, एलिचपुर है, उज्जैन है, मांडा है, इन सभी महत्वपूर्ण स्थान थे। यह सभी जो है केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रांतपतियों के द्वारा सीधे नियंत्रण में थे। सभी दूर दराज के इलाके हैं, लेकिन क्या है, सभी केंद्र के नियंत्रण में आ गए। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है कहाँ से कहाँ, अटक, लाहौर, दिल्ली, बनारस, ये सारा जो है दौलताबाद, वारंगल, यहाँ तक जो है ये पहुंचे। तो इनका साम्राज्य विस्तार आप देख सकते हैं। राजपूताना, होयसल, यादव और काकतीय राज्य जो थे यह करद राज्य थे, इसी के अधीन आते थे स्टूडेंट। और गुजरात सल्तनत का ही एक प्रांत था। जो पांड्य राज्य थे स्टूडेंट, पांड्यों पर इन्होंने आक्रमण तो किया था, लेकिन कभी भी इन्होंने इसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। बात अगर अपने करें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, और साथ ही अगर कश्मीर को ले ले, तो यह दिल्ली सल्तनत से क्या थे, स्वतंत्र थे अलाउद्दीन के टाइम पे। अलाउद्दीन के राजतत्व सिद्धांत के अनुसार राजा का कोई सगा नहीं होता है। अगर ये इसने बड़ा कड़ा स्टेटमेंट दिया कि भाई देखिए राजा का कोई सगा नहीं, बहुत एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। और इसके बाद हम देखते हैं, उसको माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, जिस तरह से वह लगातार जीतता गया और उसके कई सारे दोस्त भी बने, दुश्मन भी बने, तो ये जो इसकी पॉलिसी थी कहीं ना कहीं से अकबर से इसकी तुलना की जाती है। अलाउद्दीन संभवतः ऐसा पहला शासक था जिसने हिंदू राजाओं की उनकी पूर्ववर्ती स्थिति में रहने दिया और केवल उनसे कर वसूल किया। अगर आप देखेंगे इसका जो इसने साम्राज्य विस्तार किया, तो एक को छोड़ के एक अपवाद है, अभी हम जानेंगे। बाकी सभी को क्या कहा है कि आप अपना राज्य करते रहें और हमें टैक्स देते रहें, हमें इससे मतलब है। उसने अपने अधीन नहीं लाया। 1303 में हम देखते हैं चित्तौड़ विजय जो है अलाउद्दीन की एक नई विजय थी। इसके पूर्व इसे किसी सुल्तान ने, इससे पहले किसी ने भी चित्तौड़ को नहीं जीता था। इसने चित्तौड़ का नाम जो है अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। इस अभियान में अमीर खुसरो भी इसका हिस्सा थे। अमीर खुसरो कौन थे स्टूडेंट? अमीर खुसरो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे और बहुत अच्छा लिखते थे। और अगर आप कभी निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर गए हों तो वहाँ पर अमीर खुसरो का क्या है, दरगाह है। तो आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, उनको तूतिए हिंद कहते हैं। उन्होंने उर्दू के इसमें भी बहुत सहयोग दिया है और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इस समय जो है यह चित्तौड़ के अभियान में यह इनके साथ थे। अलाउद्दीन भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था स्टूडेंट। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला सुल्तान कौन था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? यह अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था। कैसे था? जब देवगिरी का अभियान हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर रामचंद्र देव पर, तो उस समय अलाउद्दीन क्या था, सूबेदार था ना कड़ा का, इसीलिए कहा जा रहा है। उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव राय को राय रायन की पदवी दी, साथ ही चंदोवा दिया, उनको सम्मानित किया और उसके साथ ही उन्हें 1 लाख सोने का टंका दिया, नवसारी का जिला दिया और उसके नवसारी का जिला जो है उनके राज्य में शामिल कर दिया। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के आक्रमण से बाद होकर प्रति वर्ष जो है कहा कि हम आपको क्या देंगे, अलीचपुर से आय भेजने का वादा किया। अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान जो था 1298 में गुजरात के विरुद्ध हुआ। यहाँ का शासक जो था बघेल राजपूत कर्ण था। इसी अभियान के समय जो है हम देखते हैं मलिक काफूर जो है
पकड़ा गया था और उसके बाद जो है जो दक्षिण अभियान चला अलाउद्दीन का, उसमें यह मेन कमांडर बन के उभरता है। अलाउद्दीन के समय दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण जो है तेलंगाना पर किया गया। तेलंगाना यानी कि वारंगल जो है, इस समय यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय थे। इन्होंने जो है जब मलिक काफूर ने अपना आक्रमण किया तो इन्होंने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई, उसके गले में सोने की एक जंजीर डाली और आत्मसमर्पण के लिए काफूर के पास भेजा। और इसी अवसर पर प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को संसार का क्या दिया, कोहिनूर हीरा भी दिया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि सबसे पहले दक्षिण अभियान एज ए सेनापति उसने देवगिरी पर किया था स्टूडेंट, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से जो है तेलंगाना पर उसका अभियान हुआ और प्रताप रुद्र देव ने जो है क्या क्या चीज़ें दी, और उसके बाद हम आगे देखते हैं। धन की दृष्टि से अगर हम देखें तो पांड्य राज्य पर किया गया मलिक काफूर का आक्रमण सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा सफल रहा, क्योंकि इनसे यहाँ पर इनको अपार संपत्ति मिलती है। दक्षिण भारत के नरेश रामचंद्र देव और होयसल नरेश बल्लाल देव अलाउद्दीन के दिल्ली दरबार में, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली दरबार में कौन आया था, तो ये थे देवगिरी नरेश रामचंद्र देव और दूसरे थे होयसल नरेश बल्लाल देव, ये दोनों आए थे। और बल्लाल देव ने अलाउद्दीन को एक विशेष खिल्लत, एक मुकुट, छत्र और 10 लाख टंकों की थैली भी भेंट कर दी थी। दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने में अलाउद्दीन का जो उद्देश्य था वह धन और विजय की लालसा दोनों थी। धन भी कमाना चाहता था और चाहता था कि उसका साम्राज्य का विस्तार भी हो सके। वह सल्तनत का पहला शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके क्या किया स्टूडेंट, दक्षिण प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। अलाउद्दीन के समय हुए मंगोलों के आक्रमण, इस समय मंगोलों का भी बहुत आक्रमण, सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। इसका उद्देश्य जो था भारत विजय था स्टूडेंट, और प्रतिशोध की भावना थी। और साथ ही हम देखते हैं कि इसी के कारण जो है 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई, इसको किलेबंद किया ताकि कैपिटल को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जा सके। अपने इन विजयों से और अपने इन कार्यों से जो है अलाउद्दीन ने द्वितीय सिकंदर सानी द्वितीय की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया। जिस तरह से ये काम कर रहा था, जितना ये विजित हो रहा था, इसीलिए इसने अपने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। इसकी दो इच्छा थी, ये थी, यह चाहता था कि ये एक नवीन धर्म चलाए, लेकिन उसके जो भी सलाहकार थे उन्होंने कहा ये सब चीजों में मत पड़िए। और दूसरी बात ये थी, इसकी दूसरी योजना थी कि सिकंदर की तरह वह क्या करे, अपना जो विजय अभियान जो है खूब दूर दराज तक फहराए, है ना, अपना विजय जो है, विजय का लोहा हर जगह जो है फहराए। तो मगर ये जो उस समय का सिनेरियो था भारत का, मंगोल अटैक और बहुत सारे विद्रोह भी हो रहे थे इस समय, तो इसीलिए जो है इसने इन सब दोनों चीजों को रोक दिया स्टूडेंट। अब हम बात करें राजनीतिक आदर्श, यानी कि राजत्व जो है अलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत क्या था। बहुत सारी चीजों का मिक्सअप है, लेकिन इसके साथ एक चीज थी स्टूडेंट कि यह राजनीति जो है, जो इसका मानना था कि राजनीति को क्या करना चाहिए, धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। और इसने जो है खलीफा की सत्ता को तो मान्यता दी, लेकिन अगर हम बात करें तो उसने प्रशासन और उनके हस्तक्षेप को अपने शासन में मतलब जो खलीफा हैं उनको स्वीकार नहीं किया। ये मानता था कि एब्सोल्यूट शक्ति किसमें है, शासक में है, और शासक ही रहेगा। ये इसने यमनी उल खिलाफत, नासिरी उल मुमनीन की उपाधि तो धारण की। खजानिल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चारवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया है। उसने शासन में ना तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का सहारा लिया और ना उलेमा वर्ग से सलाह ली और ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। वह निरंकुश राजतंत्र में क्या करता था, विश्वास करता था। अलाउद्दीन ने बलबन के जातीय उच्चतावादी नीति का त्याग कर दिया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण शुरू कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अलाउद्दीन ने अपना जो भी शासन जितने भी दिन भी चलाया, इसमें इसने कभी भी उसको धार्मिक रूप देने का जो है
कोशिश नहीं की। खलीफा ने वैसे इसकी सत्ता को मान्यता दी, लेकिन खलीफा इस्लाम के अकॉर्डिंग कभी भी इसने कोई चीज़ नहीं की। इसने कहा था कि मुझे जो जिस टाइम जैसा लगता है, कैसा रिएक्ट करना चाहिए, जो मेरे दिमाग कहता है मैं उसी तरह से रिएक्ट करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इस पर ये क्या कह रहे हैं और उस पर वो क्या कह रहे हैं, इसका मानना था। तो इसका क्या मानना था कि जो शासक है उसमें एब्सोल्यूट शक्ति होनी चाहिए। अब हम इसके प्रशासनिक सुधार के बारे में हम बात करें। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत में इसको एक तरह से आर्थिक रिफॉर्मर के रूप में भी जाना जाता है, प्रशासनिक रिफॉर्मर के रूप में भी जाना जाता है स्टूडेंट। इसने बड़े पैमाने पर जो है इन दोनों क्षेत्रों में क्या किया, सुधार किया। अगर हम प्रशासन की बात करें तो इसने दिल्ली के राजधानी के आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए एक दीवाने रियासत नाम का जो पद विभाग है वो स्थापित किया, और यह जो है व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। मुहतसिब होता था, इसका मतलब क्या होता था कि जो मोरल पॉलिसिंग है, यानी कि जो जनता है, जनता के आचरण का देखना कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बाजार पर भी नियंत्रण रखना, नाप तौल का निरीक्षण करना। अलाउद्दीन ने गुप्तचर पद्धति को पूर्णतः संगठित किया, बहुत अच्छी गुप्तचर प्रणाली थी इसके समय में। इस विभाग का मुख्य अधिकारी जो होता था बरीद मुमालिक होता था, और उसके अंतर्गत कई बरीद यानी कि संदेशवाहक या हरकारे आते थे। बरीद के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने अनेक सूचना दाता नियुक्त किए थे। कई सारे अलग और भी लोग, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मुन्ही या मुन्हियन कहते हैं। खालसा अथवा रक्षित प्रदेश का शासन केंद्र द्वारा किया जाता था, और अमीर और शहना ये दो तरह के लोग थे, यह जो है यहाँ का शासन संभालते थे। दिल्ली के आसपास के प्रदेश इस पद्धति के अंतर्गत आते थे स्टूडेंट। तो आपने देखा कि प्रशासन में भी जो है इसने दीवाने रियासत हो गया, गुप्तचर व्यवस्था को बहुत अच्छे से किया, इसने गठित किया। बरीद मुमालिक वगैरह का जो है मुख्य अधिकारी बनाया। मुन्हियन जो है छोटे छोटे इंफॉर्मेशन पास करने वाले लोग थे, उनको नियुक्त किया। तो इस तरह से चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो अब बच गया हमारा अलाउद्दीन खिलजी का। अभी तक जो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जलालुद्दीन खिलजी पावर में आता है, फिर जलालुद्दीन के बाद जो है अलाउद्दीन आते हैं। अलाउद्दीन के टाइम पे जो है किस तरह से उसके राजत्व के सिद्धांत थे, किस तरह की उसकी जो है किस तरह उसने जो है प्रशासन में सुधार किया था स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी है। अब जो हमारा बचता है वह है सैनिक सुधार, आर्थिक सुधार। इन सब के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में जानेंगे। क्लास कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। क्लास पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपनों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।